तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 9 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी वास्तव में रिश्ते और नातों की उलझी हुई एक ऐसी कहानी है जिसमें गलत कौन है सही कौन है। क्या मरने वाला गलत था या फिर जो जिंदा बचा वो गलत है, या फिर जिसने कत्ल किया उसकी गलती है, या फिर जो लोग मदद कर रहे हैं उनकी गलती है। इन तमाम सवालों के जवाब आज आपके पास नहीं होंगे। आमतौर पे हर कहानी के अंत में आप गलत और सही के बीच एक पक्ष चूज़ कर लेते हैं, लेकिन आज शायद आप नहीं कर पाएंगे। और ऐसा किस लिए कह रहा हूँ, अब आपको पूरी कहानी के माध्यम से बताता हूँ। इस कहानी की जो असल शुरुआत होती है वो होती है बिहार में। बिहार का एक ज़िला है सुपौल ज़िला, और इसी सुपौल ज़िले में एक थाना लगता है किशनपुर थाना। और इसी किशनपुर थाने में वहीं के एक गाँव में एक महिला रहा करती थी जिसका नाम था पार्वती देवी। उम्र बामुश्किल 55 साल। हस्बैंड की पहली मौत हो गई थी। जो बेटा था वो बाहर रहा करता था। बेटे की हाल में ही शादी हुई थी, नई नवेली बहू आई थी। एक बिटिया थी, उसकी भी शादी कर दी थी। तो फिर अब घर की एक तरह से गार्जियन कहें, जिम्मेदार कहें, या फिर गांव की भाषा में अगर समझें तो ऐसा जो बाहर जा सकता हो, बाहर से अंदर आ सकता हो, शॉपिंग करने जा सकता हो, पेट पाल सकता हो, खेती वगैरह देख सकता हो। कुछ तमाम जिम्मेदारियां पार्वती देवी पे ही थी। चूँकि घर में सबसे बड़ी थी, विधवा हो चुकी थी, तो हस्बैंड भी नहीं था, बेटा बाहर रहता था। तो अभी इसी साल, इसी महीने यानी 2024 के इसी मार्च महीने की बात है, 19-20 तारीख की बात। पार्वती देवी अपने घर से शॉपिंग के लिए निकलती हैं। बोला कि किसी काम से कुछ खरीदारी करनी है, बाहर जाना है। उसके बाद घर वाले अपने कामों में बिजी। घर में भी कौन, एक बहू थी। अब बहू अलग बिजी और बाकी परिवार के जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वो भी अपने अपने कामों में बिजी। अक्सर ऐसा होता था कि पार्वती देवी जाती थी, घंटे 2 घंटे में लौट आती थी। ऐसे ही पार्वती देवी 20 तारीख को निकलती है। निकलने के बाद परिवार वाले अपने कामों में बिजी। देखते देखते शाम हो जाती है। जब शाम हो गई और पार्वती देवी लौट के आई नहीं, तब परिवार वालों को टेंशन हुई। उन्होंने ढूंढना शुरू किया। सबसे पहले आसपास के लोगों से पूछा कि क्या मेरी जो सास है वो आई थी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि महिलाएं काम से निपट जाती हैं लेकिन गांव में आती हैं, किसी के घर रुक जाती हैं, टिक जाती हैं, बैठ जाती हैं। तो इसी वजह से पार्वती देवी आई या फिर गांव में कहीं रुक गई। जो पार्वती देवी की बहू है उसने फिर ढूंढना शुरू किया। कई घर पता किया जहाँ जहाँ पार्वती देवी जाती थी। पता चला वहाँ कुछ गई ही नहीं। अब परेशान बहू। इधर गांव के लोगों को भी खबर हुई, गांव वालों ने भी ढूंढना शुरू किया। कहीं कोई जानकारी नहीं। देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि पार्वती देवी जो है वो सुबह से निकली हैं कुछ सामान की खरीदारी करने और अभी तक घर नहीं आई। देखते ही देखते गाँव वालों में ये खबर फैल गई। गाँव वाले ढूंढना शुरू करते हैं। इसी बीच जहाँ वो खरीदारी करने जाती थी, इत्तेफाक से इन्होंने जो अपनी बेटी की शादी की थी पूनम की, वो बगल कुछ दूर पे ही की थी। तो अक्सर जहाँ ये खरीदारी करने जाती थी वहीं पे उसका ससुराल भी था। तो ये हुआ कि कहीं बेटी से मिलने तो नहीं चली गई। तो फिर जो बहू थी उसने पूनम को फ़ोन किया, यानी पार्वती देवी की बेटी को। उससे भी पूछा। जब उससे पूछा तो उसने भी मना किया, कहा कि नहीं, वो भी यहाँ नहीं आई है। अब और सनसनी मची। इसी बीच किसी ने एक खबर दी, और खबर थी एक गांव है जिसका नाम है आसनपुर कुपहा गांव। इस गांव से खबर आती है, और इत्तेफाक देखिए किसी गांव के बगल जो पार्वती देवी की बेटी है पूनम, उनका ब्याह हुआ था। खबर एक महिला की डेड बॉडी की थी। मक्के के खेत में वो बॉडी फेंकी गई थी। अब जैसे ही खबर मिली, फ़ौरन पार्वती देवी की बहू और उसके गांव के लोग, इधर पूनम और उसके घर वाले और उसके गांव के लोग, ये तमाम लोग भाग के पहुँचे। पहुँचने के बाद देखते हैं कि ये लाश किसी और की नहीं, पार्वती देवी की है। सीने पे, पेट पे किसी ने कुछ धारदार हथियार से वार किया था, और साथ ही जो जुबान थी वो बाहर निकली थी, यानी किसी ने गर्दन दबाई थी। अब ये तमाम मंजर जब घर वाले, परिवार वाले, आसपास के लोग देखते हैं, देखने के बाद बदहवास फ़ौरन थाने भागते हैं। थाने में सूचना देते हैं कि मेरी माँ, मेरी सास का कत्ल हो गया। पुलिस भी जब ये चीज़ देखती है, देखने के बाद भागी भागी पहुँचती है। उस बॉडी को जब चेक करती है, तमाम तरह के आसपास के माहौल को खंगालती है, तो उस लाश के पास से तमाम चीज़ें गायब थी। चाहे वो हाथ की अंगूठी हो, चाहे गले का कड़ा हो, चाहे हाथ का कड़ा हो, चाहे गले की जो चैन थी वो चीज़ें हो। अब ये तमाम चीज़ें गायब।
और इधर महिला खरीदारी के लिए निकली। तो तमाम लोगों ने मान लिया कि कुछ बदमाश ऐसे रहे होंगे जिन्होंने इस महिला को लूटने का प्रयास किया, और लूटते हुए इस महिला ने विरोध किया। तो फिर विरोध के उद्मेद में आके उन लोगों ने इस महिला का कत्ल कर दिया और कत्ल करके लाश यहाँ पे फेंक दी। पुलिस वालों ने भी यही मान लिया। मानने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उन बदमाशों की तलाश शुरू कर दी कि आखिर इस महिला को किसने लूटा। इधर तलाश शुरू की, इधर परिवार वाले बदहवास परेशान इंसाफ की गुहार लगा रहे, थाने वालों से कह रहे हैं कि साहब मेरी माँ की, मेरी सास के कातिल को जल्द से जल्द ढूंढिए। पुलिस वाले भी अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ सबसे हैरान करने वाली जो थी कि पुलिस वाले तमाम तरीके की मशक्क़त कर रहे हैं, तमाम तरीके की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना ही कुछ ऐसे लूटपाट के गिरोह का पता चल रहा जो लूटपाट भी करे और हत्या भी कर दे, और ना ही ऐसी कोई जगह मिल रही जिससे ये पता चल सके कि इस महिला के साथ हादसा हुआ कहाँ। अब लूटपाट हुई होती है तो कहीं ना कहीं कोई जानकारी मिल जाती है। यहाँ ना कोई जानकारी है, ना कोई क्लू है। पुलिस वाले परेशान हैं। बहरहाल उन्होंने आसपास के लोकल की दुकानों पे पता करना शुरू किया कि क्या किसी ने कोई सोना वगैरह बेचा है, क्योंकि अगर किसी ने बेचा है इसका मतलब वही लुटेरा होगा। तमाम दुकानें छान मारी, तमाम लोगों से पूछताछ कर ली। हर वो संदिग्ध जो कभी छोटी मोटी चोरी की वारदात में शामिल था, जिसने कभी कुछ ऐसा क्राइम किया था, उन तमाम लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन ना ही कोई सबूत, ना ही कोई सुराग, ना ही कोई ऐसी चीज़। पुलिस वाले परेशान हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, कहीं से कोई जानकारी मिल नहीं रही। अब लूटपाट का तो एंगल मिला नहीं। पुलिस वालों ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें डाइवर्ट किया जा रहा, क्योंकि लूटपाट का जो हम लोग मामला सोच रहे थे कि सामान गायब है तो लूटपाट हुआ होगा, तो लूटपाट अगर कहीं हुआ होगा तो कहीं छीना झपटी हुई होगी, कोई ऐसा गैंग होगा जो लूटता होगा। ऐसा नहीं है कि कोई आराम से एक बैग उसके दिमाग में आएगा कि आज मैं लूटपाट करूं, और महिला को उसने टारगेट किया, महिला ने विरोध किया, उसके बाद कत्ल कर दिया। कोई तो ऐसा होगा जो गिरोह चलाता होगा। पुलिस के अपने इनपुट थे, उसने तमाम लोगों से पता किया, तमाम गिरोह से संपर्क किया, कहीं से कोई जानकारी ही नहीं। अब ये बात तो गले उतर नहीं रही। उसके बाद पुलिस वालों ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें डाइवर्ट किया जा रहा। उसके बाद पुलिस वालों ने अलग अलग एंगल पे जांच पड़ताल शुरू की। पहला शक तो अब ये हुआ कि ये महिला इस गांव के पास क्या कर रही थी, क्योंकि शॉपिंग कहीं और भी किया जा सकता था, अपनी बेटी के ससुराल, और इधर बेटी को कोई जानकारी नहीं कि मेरी माँ आएगी कि नहीं आएगी, बेटी से मिली भी नहीं और साथ ही कोई कांटेक्ट भी नहीं, और शॉपिंग किया तो फिर सामान क्या क्या लिया ये भी कोई जानकारी नहीं, कुछ थैला वगैरह भी नहीं दिख रहा। तो पुलिस वालों को लग गया कि अब कुछ तो ऐसा है जो हमसे छूट रहा, लेकिन क्या। तब पुलिस वालों ने सबसे पहले इस महिला की कुंडली खंगालनी शुरू की, किस महिला का संपर्क किससे किससे है, इस गांव में वो किसको जानती है, किसको नहीं जानती है, मोबाइल फ़ोन यूज करती है कि नहीं करती है, और साथ ही करती है तो किससे ज़्यादा बातचीत करती है, इसका क्या कोई बिजनेस या फिर कोई काम तो नहीं है, चोरी छुपी कोई धंधा वगैरह तो नहीं करती है किसी गैरकानूनी चीज़ का। अब ये तमाम चीज़ें पुलिस वालों ने पता करनी शुरू की। सबसे पहले ये जब पता किया कि महिला फ़ोन चलाती है या नहीं चलाती, तब पता चला कि हाँ महिला फ़ोन चलाती है। साथ ही जब ये पता किया कि इसके सबसे ज़्यादा बातचीत और कांटेक्ट किससे हैं, तब एक चीज़ जो निकल के सामने आई, उसे जानने के बाद पुलिस वाले भी थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। दरअसल सबसे ज़्यादा कांटेक्ट उसका उसके ससुराल यानी उसकी बेटी पूनम के ससुराल वालों से था। अब बेटी के ससुराल वालों से कांटेक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज़ इस कहानी में ये थी कि आमतौर पे एक माँ का कांटेक्ट अपने बेटी से ज़्यादा होगा, यानी जिसको उसने विदा करके भेजा है, लेकिन इस महिला का कांटेक्ट अपनी बेटी से ज़्यादा अपने समधी से था, यानी अपनी बेटी के ससुर से। ये कैसे पॉसिबल है और क्या रिश्ता है ऐसा। अब पुलिस वालों ने कड़ी दर कड़ी जोड़नी शुरू की। पहला कि बेटी के ससुराल में कांटेक्ट इस कदर होना, वो भी समधी से, वो भी रात में इधर आना। तमाम कड़ियाँ जब जोड़ी, कॉल डिटेल खंगाली और कुछ लोगों के, कुछ मुखबिरों की मदद ली, तब पुलिस वालों को किसी और पे नहीं, इस महिला के समधी जिनका नाम था जगदेव शर्मा, उन पे डाउट हो गया। अब जगदेव पे जब डाउट हुआ तो डाउट होने के बाद तो पहले तो पुलिस वालों ने थोड़ी बहुत और जानकारी इकट्ठा की, उसके बाद जगदेव को उठा लिया। उठाने के बाद जगदेव से बस एक लाइन बोला, लगभग 5 दिन का टोटल वक्त लगा था, कि आपका जो काला चिट्ठा है खुल चुका है, गनीमत है कि आप ईमानदारी से तमाम चीज़ें बता दें, हमें ज़ोर ज़बरदस्ती करने पे मजबूर ना करें।
नहीं तो जब हम अपने पे आएंगे तो अगर आप गलत भी रहेंगे तब भी हम सही निकलवा लेंगे। बहरहाल आप गलत सही दोनों क्या ही कहें। तो चुपचाप से अब बोलना चालू करो। अब ये चीज़ जब जगदेव शर्मा से बोली गई तो जगदेव शर्मा शुरुआत में इधर उधर की बातें घुमाता है, लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस, जब वो अपना असली रूप दिखाती है तब जगदेव शर्मा ने एक ऐसी कहानी सुनाई कि पुलिस वाले हैरान भी थे, परेशान भी थे, और कायदे से उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये बंदा जो बोल रहा है क्या ये वास्तव में सच है या नहीं। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत होती है साल 2022 या 21 से। साल 2022-21 में जो जगदेव शर्मा है उसका एक बेटा था जिसका नाम था राजकुमार शर्मा। शादी के लायक हुआ, अलग अलग जगहों पर रिश्ते देखे गए, तो इत्तेफाक से बगल का ही एक रिश्ता आता है जो था पार्वती देवी की बेटी पूनम का। लड़की जो थी देखने में खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, घर परिवार को जोड़ने वाली थी। तो जगदेव शर्मा को लगा कि कहाँ इधर उधर अब भटकें, अलग अलग रिश्तों पे प्रयोग करें, बगल का मामला यहीं शादी कर लेते हैं, कोई दिक्कत होगी तो हम लोग कुछ कहने लायक भी रहेंगे। उसके बाद जगदेव शर्मा अपने बेटे राजकुमार का पूनम से शादी करवा देते हैं। शादी हो गई, बहू घर पे आ गई। उसके बाद दो परिवार भी एक हो गए। जगदेव शर्मा, पार्वती देवी दोनों का परिवार एक, अक्सर एक दूसरे के घर आना जाना भी लगा रहा। पार्वती देवी का एक बेटा भी था, बेटे की भी उसने शादी की। बेटी की शादी करने के बाद लेकिन चूंकि घर पे कोई कमाने वाला था नहीं, पार्वती देवी की जो शादी हुई थी उसके बाद उनके जो पति थे उनकी डेथ हो गई थी। तो पार्वती देवी का जो बेटा था परिवार की सारी जिम्मेदारी, कमाने की, खिलाने की, ये तमाम चीज़ें वही उठाता। अब घर पे पार्वती देवी और उनकी बहू जिनकी हाल में शादी हुई थी, ये दोनों लोग बस वहीं रहने लगे। अब दो महिलाएं, इसी बीच जगदेव शर्मा भी अपने समधिन से मिलने अक्सर जाया करता। समधन भी जगदेव शर्मा की उम्र की, विधवा हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। हालांकि दोनों को पता था कि ये रिश्ते नाजायज़ हैं, इनका कोई वजूद नहीं होगा, इनका कोई भविष्य नहीं होगा। लेकिन चूँकि जगदेव शर्मा और पार्वती देवी एक दूसरे को पसंद करने लगे, कोई जान पहचान वाला था नहीं, कोई रोक टोक करने वाला नहीं था, तो दोनों बेझिझक एक दूसरे से अपने ही घर पे मिलते रहे। मिलने के दौरान वो तमाम चीज़ें करते रहे जो एक शादीशुदा ज़िंदगी में होती हैं। लेकिन इसी दौरान एक चीज़ और होत रही थी। पार्वती देवी को लग रहा था कि जो जगदेव शर्मा है वो सिर्फ उससे मिलने आता है, लेकिन कुछ दिन मिलने के बाद, अपनी भूख मिटाने के बाद जगदेव शर्मा का टारगेट भी बदलता है। वो पार्वती देवी की बहू पे डोरे डालता है। किस्मत कहें या फिर जो कुछ कहें, अब बहू भी धीरे धीरे जगदेव शर्मा की तरफ आकर्षित होने लगती है। पहले सास से संबंध, उसके बाद बहू से भी संबंध हो जाता है। अब जब बहू से संबंध होने लगा तो फिर पार्वती देवी कुछ दिन तक तो नहीं जान पाती, लेकिन जब जानती है तो फिर वो विरोध करना चालू करती है। अब नई नवेली बहू उसको समझाए तो वो मानने को तैयार नहीं। जगदेव शर्मा को रोके तो जगदेव शर्मा धमकी देने लगे, कहे कि तुमने भी किया था, तुमने मेरे साथ किया, मैंने उसके साथ किया, क्या गलत है। ऐसे करने के बाद अब पार्वती देवी बुरी तरीके से विरोध करने लगती है। कहती है कि आज के बाद तुम मेरे घर पे मत आना। कई बार ज़बरदस्ती करके भी जगदेव शर्मा आता है, उसकी बहू से मिलता है, लेकिन जब पानी सर के ऊपर गुजरने लगता है तो फिर जगदेव शर्मा को लगता है कि जब तक पार्वती देवी रहेगी तब तक शायद हम दोनों का मिलन हो नहीं पाएगा, हम दोनों एक दूसरे से न मिल पाएंगे, न बातचीत कर पाएंगे। तो अगर मिलना है तो फिर इसको हटाना पड़ेगा रास्ते से। तो फिर कैसे हटाएं? तो फिर एक प्लान बना। प्लान के तहत फिर से वो उसकी बहू को छोड़ता है और पार्वती देवी से ठीक ठाक तरीके से बात करता है, दिखाता है कि मुझसे गलती हुई, अब मैं तुमसे लॉयल रहूँगा। पार्वती देवी फिर से खुश हो जाती है और फिर प्लान के तहत 20 तारीख को फ़ोन करता है और कहता है कि आ जाओ। अब वो घर से झूठ बोल के निकलती है कि मार्केट के लिए जा रही हूँ। जैसे ही निकलती है, निकलने के बाद जैसे ही उसके गांव पे पहुँचती है, एक सुनसान जगह पे बुलाता है। बुलाने के बाद उसके ऊपर वार करता है, गला घोट के, चाकू मार के उसका कत्ल कर देता है। अब कत्ल कर चुका था, यहाँ तक कहानी आपको सिंपल लगी होगी। अब आगे की कहानी सुनिए। कत्ल करने के बाद अब बारी आती है डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की। अब आमतौर पे ये काम कौन करता? जगदेव वर्मा। लेकिन नहीं, इस कहानी में अब शामिल होती हैं जगदेव वर्मा की वाइफ, जिनका नाम तो सोमनी देवी। सोमनी देवी भी बाकायदा इस कहानी में शामिल होती हैं, यानी अपने ही सौतन की लाश को ठिकाने लगाने में। एक तीसरी महिला शामिल होती है जो कोई और नहीं, पार्वती देवी की बेटी पूनम थी। अब सोमनी देवी, पूनम यानी एक बेटी और सास मिलके पार्वती देवी की लाश को ठिकाने लगाने में जगदेव शर्मा की मदद करते हैं। ये तीनों लोग मिलके उस लाश को उठाते हैं और एक बाजरे के खेत में फेंक देते हैं।
और ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं, रात भर इंतजार करते हैं। इधर जब खबर फैलती है कि पार्वती देवी गायब है तो पूरी रात खोजने का नाटक करते हैं। नाटक करने के बाद, तमाम चीज़ें इधर उधर टटोलने के बाद अगले दिन फिर वो सबके साथ मिलकर उस जगह पे जाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, जांच पड़ताल का दबाव बनाते हैं और ऐसा एक माहौल तैयार करते हैं जैसे लगता है कि इन तीनों को कुछ पता ही नहीं है। पुलिस वाले भी मूर्ख बने रहते हैं, घर वाले भी मूर्ख बने रहते हैं, गाँव वाले भी। लेकिन जब ये पूरी कहानी आज निकल के सामने आई तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि पुलिस वाले भी हैरान थे कि एक आदमी इतना गिर गया कि अपनी ही समधन से संबंध बनाया, उसके बाद उसकी बहू से संबंध बनाया। बेटी इतना गिर गई कि माँ का कत्ल हुआ तो खुद लाश टिकाने लगवा रही है। एक पत्नी जो जान रही है कि ये महिला मेरे पति से संबंध में थी और इसको इसलिए मारा गया क्योंकि बहू से संबंध था, डिस्टर्ब कर रही थी, उसके बाद भी वो महिला साथ देती है। तो सोच के देखिए कि अजब सा परिवार था और अजब अजब लोग हैं। तो इस मामले पे क्या ही कहें, बहरहाल आपकी जो राय है आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है इस कहानी से आपने इस दुनिया का एक और नायाब नमूना देखा होगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।